दैनिक भास्कर। भी पार्टी ने विपक्ष की मुझे ये ऑफर नहीं दिया और लोगों का पॉलिटिक्स से ही भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि सुबह वोट किसी को देते हैं वो शाम में किसी और पार्टी के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, जुडिशरी पर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है लोगों का कि जब हम कोर्ट में जाते हैं हमारी तो सुनवाई नहीं होती। छोटे लोग हैं हम, 2 महीने पुराने लोग हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे। ईवीएम में भी मैनिपुलेशन पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। सो वो तो मैनिपुलेट हो ही सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है 2024 में मेजोरिटी के नीचे आने के बाद इस सरकार ने उससे भी अगले लेवल का खेल शुरू किया। केजरीवाल तो नहीं, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप केजरीवाल पार्ट 2 बता रहे हैं कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो चुका है। ये चेतावनी है आप? बिल्कुल चेतावनी। नमस्कार, मैं अनवर, दैनिक भास्कर से। जेएनजी के नेता अभिजीत दीपके इस वक्त दैनिक भास्कर के साथ हैं। सीधे सवालों के साथ मुखातिब होते हैं, सीधा सवाल पूछते हैं। अभिजीत, कैसे हो आप? अभी मैं काफी अच्छा हूँ, रिकवर हो चुका हूँ ऑलमोस्ट टाइफाइड से, जो भी टाइफाइड हुआ था। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और जंतर मंतर पर भी आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा देखकर कि कुछ लोग हैं मीडिया में जो अभी भी जनता की आवाज बने हुए और स्टूडेंट्स की आवाज बने हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। प्रतिदिन आपके घर पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियां आ रही है, मिल रहे हैं आपसे। सत्ता में के भी लोग आ रहे हैं और विपक्ष के भी लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। क्या बातचीत हो रही है फिलहाल? नहीं, वो लोग तो बस शुभकामनाएं देने आ रहे हैं कि जो आंदोलन हुआ, जिस तरीके से आंदोलन को सफलता मिली, तो वो लोग बस यही कह रहे हैं कि आपने जो भी मुद्दा उठाया था काफी अच्छा था और जिस तरीके से सारे युवा लड़े उसके लिए भी शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जो बहुत ही अच्छा था। तो बस शुभकामनाएं और कुछ पॉलिटिकल बात नहीं है। शुभकामनाओं के साथ पार्टी में आने का ऑफर वगैरह दे रहे हैं आपको? नहीं, किसी भी पार्टी ने विपक्ष की मुझे ये ऑफर नहीं दिया और उसके लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि जितने भी लोग आए उन लोगों ने ये चीज ध्यान में रखी कि ये चीज जो कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन था वो इंडिपेंडेंट ही होना चाहिए था और आगे भी इंडिपेंडेंट ही आगे बढ़ना चाहिए। सीजेपी को पॉलिटिकल फॉर्मेशन करेंगे आप? सीजेपी पार्टी आएंगी अस्तित्व में? अभी तो फिलहाल हम ऐसा कुछ सोच नहीं रहे, क्योंकि देश में जो एक स्थिति हो रखी है, लोगों का पॉलिटिक्स से ही भरोसा उठते जा रहा है, क्योंकि सुबह वोट किसी को देते हैं वो शाम में किसी और पार्टी में होता है, सरकार किसी और की चुनते, बन किसी और की जाती है, पार्टियां तोड़ने की कोशिश की जाती है। फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, जुडिशरी पर भी प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है लोगों का कि जब हम कोर्ट में जाते हैं हमारी तो सुनवाई नहीं होती। लेकिन जहाँ सरकार गिरानी होती है, रातों रात बदलनी होती है, एमपी एमएलए खरीदने होते हैं, वहां एकदम से ऑर्डर आ जाते हैं, सुनवाई हो जाती है। तो उसके कारण हमें लगता है अगर हम पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे तो हमारी जो ज्यादा एनर्जी और टाइम है उस पार्टी को बचाने में वेस्ट हो जाएगा। और जब इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बचाने में स्ट्रगल कर रही है, तो हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हम 2 महीने पुराने लोग हैं, तो हम लोग क्या कर लेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें डेमोक्रेसी को बस पार्टी तक और इलेक्शंस तक लिमिट नहीं रखना चाहिए। डेमोक्रेसी उससे कई ज्यादा होती है। डेमोक्रेसी में लोगों की भागीदारी उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, प्रेशर ग्रुप्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है, जो सिविल सोसाइटीज रहती है उनका भी इक्वल रोल रहता है, मीडिया का इक्वल रोल रहता है, जुडिशरी का इक्वल रोल रहता है। डेमोक्रेसी जो है वो इलेक्शंस और पार्टियों से बहुत बड़ी है, उसमें से हम एक छोटा हिस्सा एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप का बनेंगे। देश भर से मांग उठ रही है, जंतर मंतर पर भी कुछ आंदोलन के पहले दिन सैकड़ों लोग थे, लेकिन जैसा जैसा आंदोलन तीव्र रूप में आया लाखों लोग जंतर मंतर पहुंच गए। देश की भी यही इच्छा थी कि अब सीजेपी को मैदान में उतरना जरूरी है। इस बारे में कुछ कोर कमेटी से बातचीत हुई आपसे? जी बिल्कुल, कोर कमेटी में डिस्कशन हुआ, जो लोगों का फीडबैक था उस पर भी डिस्कशन हुआ, लेकिन हमें वही लगा कि अभी पॉलिटिक्स में उतरना जल्दबाजी होगी। जो देश के हालात है, जो इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, जो सरकार गिराने का, तोड़ने का, पार्टियां तोड़ने का काम चल रहा है, तो उस हालातों को देखकर हमने सोचा कि अभी एक पब्लिक प्रेशर ग्रुप बने रहने में ही अच्छा है, उससे ही हम जनता के लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। जैसे कि आप यूएस से अभी अभी आए हो, पढ़ने के लिए वही थे आप। जी। यूएस में बैलेट है, चाइना में भी बैलेट है, भारत में ईवीएम है। आप चाहे कितने भी आंदोलन कर लो, लेकिन वोट हमें डालना है तो ईवीएम में ही डालना पड़ेगा। क्या सोचते हो आप? विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि ईवीएम मैनिपुलेट हो रही है, उनके आरोप है, इल्जाम है ऐसे। आपका नजरिया क्या है ईवीएम के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये बात कही कि बाकी देशों का उदाहरण दिया, क्योंकि जितने भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस देश है हमसे, यूरोप हो, यूएस हो और कोई देश हो, वो सारे लोग बैलेट पर ही करते हैं, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, उसे हैक किया जा सकता है। तो ईवीएम में भी मैनिपुलेशन पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। सो वो तो मैनिपुलेट हो ही सकता है, लेकिन मुझे जो लगता है 2024 में मेजोरिटी के नीचे आने के बाद इस सरकार ने उससे भी अगले लेवल का खेल शुरू कर दिया, जहां पर ये वोटर लिस्ट में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। एक वक्त हुआ करता था हमारे देश में जहां पर वोटर्स सरकार चुनते थे। आज के वक्त में क्या हो रहा है, सरकार चुन रही है कि वोटर कौन होगा कौन नहीं होगा। इसका उदाहरण हमने बंगाल में देखा, जहां 27 लाख जेन्युइन वोटर्स थे जो कोर्ट में भी गए थे
और कोर्ट में जाने के बाद क्या कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं, इस बार वोट नहीं कर सकते तो अगली बार कर देना। तो जब इलेक्शन कमीशन ऐसी हरकत करेगा, जब कोर्ट इस तरह की बयान देगी कि कोई बात नहीं, इस बार वोट नहीं कर सकते, तो क्या लोकतंत्र बचा है हमारे देश में? तो इसलिए मुझे लगता है बस ईवीएम ही प्रॉब्लम है। ईवीएम तो मैनिपुलेट होता ही है, लेकिन ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र पूरी तरीके से बदलने वाला है, कमजोर होने वाला है। ईवीएम हटाओ का नारा लगाएंगे आप? ईवीएम हटाने की बात नहीं रही, मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो वोटर लिस्ट में फ्रॉड हो रहा है, तो ईवीएम का क्या करेंगे आप? दोनों भी हटाओ। दोनों भी हटाओ। एक सवाल बहुत जरूरी है और वो विपक्ष और सभी लोगों के लिए है, सभी लोगों की तरफ से है ये सवाल कि आप केजरीवाल तो नहीं, आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप केजरीवाल पार्ट 2 है, क्या सोचते हैं? किस वे में? जैसे कि पार्टी का फॉर्मेशन, अभी आपकी जो कोर कमेटी है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि सब जो आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, आपने भी आम आदमी पार्टी से काम किया है 2011 के वक्त में, तो आप इस आरोप का क्या उत्तर देंगे? ये आरोप किस बात का है? पार्टी बनाना तो कोई क्राइम नहीं है, पार्टी बनाना तो अच्छी बात है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टियां बनानी चाहिए। एक डेमोक्रेसी में और एक डाइवर्स कंट्री में, जितना डाइवर्स इंडिया है, उसमें जितनी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां रहेगी उतना अच्छा है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एक एक करके सारी पॉलिटिकल पार्टियों को खत्म किया जा रहा है। तो उसमें तो कोई गलत बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल पार्टी बना भी लेता है तो। और मैंने आम आदमी पार्टी के साथ काम किया, ये तो मैंने खुलकर बोला है, मैंने कहीं पर ये बात छुपाई नहीं है। मेरे ट्वीट लोग निकाल रहे, पिछले निकाल रहे, मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ उसे, क्यों छुपाऊं मैं? एक मेरा पास्ट है, वो मैंने काम किया है, और मैंने जो काम किया था वो शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो काम करे थे उसको उसके रिगार्डिंग करा है। मैंने किसी आतंकी संगठन के साथ तो काम नहीं किया था ना। एक अहम सवाल ये भी है कि अभी जो आपकी कोर कमेटी बनी है जी, आरोप ऐसे लग रहे हैं कि सब आपने आपके दोस्तों में ही पद बांटे हैं और बहुत सारे घिनौने आरोप भी आप पर लग रहे हैं, कैसा देखते हैं इस सवाल? इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। सौरभ दास एक बहुत ही अच्छे लीगल जर्नलिस्ट है, कई सारे पब्लिकेशंस में उनके आर्टिकल्स छप चुके हैं, तो उन्होंने लीगल जर्नलिज्म में बहुत काम किया है। जो कोर्ट में हो रहा है उस पर भी बहुत ज्यादा उन्होंने आर्टिकल्स लिखे हुए, और उन्होंने बताया कि कैसे जुडिशियल रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं। आशुतोष रांका जो है वो पिछले 1.5 साल से राजस्थान में पेपर लीक पर काम कर रहे हैं। वैष्णवी गौर जो है वो पॉलिसी पर काम कर चुकी है, बजट्स पर काम कर चुकी है, स्टेट गवर्नमेंट के हो। तो ये सारे लोग एक्सपर्ट्स है अपने अपने फील्ड में, और इन लोगों को मैं पहले कोई अच्छे से नहीं जानता था। इनमें से एक दो मेरे दोस्त थे अच्छे से, और मुझे पता था ये लोग अच्छा काम कर रहे, समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए मैंने उनको ले लिया। अगर मुझे मेरे दोस्तों के लेना होता तो मैं मेरे बचपन के दोस्त ले लेता। अगर मुझे पार्शलिटी करनी होती तो जो मेरे स्कूल के टाइम के दोस्त थे मैं उनको साथ में ले लेता। लेकिन मुझे ये लगा कि जो लोग एक्सपर्ट है, सौरभ जैसा लीगल जर्नलिस्ट है, रत्ना जो खुद एक लॉयर है, आफरीन जो बैंगलोर में इतना ज्यादा काम कर चुकी है, दीपक बालियान जो खुद किसानों के मुद्दे उठाते रहे पिछले 6-7 साल से, वो सारे किसान आंदोलनों का हिस्सा रह चुके हैं। मैं तो दीपक बालियान को इससे पहले जानता भी नहीं था। इसी आंदोलन के दौरान मेरी दीपक बालियान से पहली बार मुलाकात हुई, और उन्होंने मुझे बताया उन्होंने कितना किसान आंदोलन में काम किया, और जितने भी किसान नेता वहां आ रहे थे वो कह रहे थे कि हाँ दीपक ने काम किया है। तो ये सारे लोगों ने काम किया है समाज के लिए, तभी तो उनको साथ में लिया है। काम देखकर आप बिल्कुल जुड़े हो। बिल्कुल। आपकी मांगों को लेकर सरकार उदासीन है। आपसे वादा तो कर दिया था कि हम आपकी मांगे मानेंगे, लेकिन एफआईआर के बारे में हो, कंपनसेशन के बारे में हो, और जो अहम नीट का लीक हो रहा था, नीट ही नहीं बाकी के एग्जाम भी लीक हो चुके हैं, अगर सरकार अपने बात से मुकर जाती है तो फिर आपका स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, सरकार अगर बात से मुकर जाती है तो हमें फिर से आंदोलन करना पड़ेगा, और सरकार इस गलतफहमी में ना रहे कि लोगों का गुस्सा ठंडा हो चुका है। ये चेतावनी है आपकी? बिल्कुल चेतावनी है। और देखिए झारखंड में क्या हो रहा है, झारखंड में भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल जो ब्रुटैलिटी की सरकार ने वहां की, उसके बाद भी प्रोटेस्ट खत्म नहीं किया उन्होंने, वो लगातार लगे हुए हैं। तो जितनी भी सरकारें राज्यों में है या केंद्र में जो सरकार है, उन्हें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जो छात्र हैं उनका गुस्सा ठंडा हो चुका है, जो जेनजी है उनका गुस्सा ठंडा हो चुका है। ये गुस्सा अभी भी बरकरार है, और सरकार अगर इसी तरीके से तंग करेगी तो ये लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे। भारत में ही रहोगे या यूएस फिर से लौट जाओगे? नहीं, मैं तो भारत में ही रहूंगा, यूएस जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब फुल टाइम यहीं पे काम करोगे? फुल टाइम यहीं पर काम करूंगा। अब मेरा पूरा टाइम सीजेपी के लिए है। एक सवाल ये भी है कि आपके विरोध में भी आंदोलन हुआ आपके घर के सामने, कुछ लोग अनशन पर बैठे हैं यहाँ पर, वो आपको बता रहे कि आप अहंकारी है, आप मिलते नहीं, आप डेमोक्रेसी पे आपका विश्वास नहीं है, ये माजरा क्या है? आप खुलकर बोलिए। नहीं, उन लोगों से तो मिल लिया था मैं। सौरभ भी उन लोगों के साथ 2-3 घंटा बैठा था, आशुतोष 1 घंटा बैठा था। उन लोगों से पूछा गया कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप बता दीजिए, आपके इनपुट्स दे दीजिए। वो कह रहे थे हमें कोर टीम में ले लो। अब
उनके जैसे और 100-150 लोग कह सकते हैं कि कोर टीम में ले लो। अब कोर टीम तो 100-150 लोगों की हो नहीं सकती है। एक हर ऑर्गेनाइजेशन का एक डिसिप्लिन होता है, वो डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। आपकी बात नहीं सुनी जा रही है ऐसा नहीं है, अगर आपकी बात सुननी नहीं होती तो मैं उनसे मिलता नहीं। सौरभ उनके साथ 2-3 घंटा बैठकर चर्चा नहीं करता, आशुतोष उनके साथ बैठकर चर्चा नहीं करता। तो चर्चा हुई हमारी उन लोगों के साथ और हम लोगों ने उनसे इनपुट भी लिए थे, लेकिन मुझे पता नहीं वो लोग चाहते क्या थे। क्योंकि बाकी मेरे साथ और 200-300 वॉलंटियर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है प्रोटेस्ट के बाद, और उनको मैंने बताया था कि देखो अभी कोर टीम की मीटिंग बुला रहे हैं, उसके बाद आप लोगों से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद हमें एक्सपांड करना है, तो तब आप लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे। उन लोगों ने समझी ये चीज, जो वहां पर सही में लगातार लगे हुए थे, दिन रात काम कर रहे थे, उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोगों का एजेंडा क्या है मुझे पता नहीं। इनके एजेंडे पर शक है आपको? मैंने एक फोटो देखी, मुझे एक फोटो दिखाई गई जहां पर उनमें से जो एक शख्स था वो एक चार्टर्ड प्लेन में सीआर पाटिल के साथ बैठा हुआ था। अब कोई एक नॉर्मल इंसान कैसे एक चार्टर्ड प्लेन में सीआर पाटिल जो बीजेपी के बड़े नेता है गुजरात है उनके साथ चार्टर्ड प्लेन में बैठा हुआ है, तो इसलिए मुझे कहीं ना कहीं शक है। लेकिन उसके बावजूद हमने उनकी बातें सुनी, उनकी इनपुट्स लिए हमने, और उन्होंने बोला भी कि आपके इनपुट्स के बेसिस पर हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे और ये मीटिंग के बाद एक वॉलंटियर्स मीट बुलाएंगे, उसमें आप बात रख सकते हैं। बहुत से लोगों का एक कहना भी है कि आप आरएसएस और बीजेपी की बी टीम है, ये प्रेशर वॉल निकला है और अब ये देश के मेन मुद्दों से दिशा भूल करने का एक स्टंट है। इन लोगों को क्या जवाब है आपका? मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। कुछ लोग मुझे आम आदमी पार्टी से जोड़ते हैं, कुछ लोग मुझे आरएसएस से जोड़ते हैं। तो क्या इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने हमें दहशतगर्दों की बी टीम कहा था, कि इसीलिए नितिन नवीन जी ने कहा था कि हम वायरस से और इनसे बीजेपी के कार्यकर्ता निपटेंगे? और अभी आरएसएस के ही कोई लिमे नाम के व्यक्ति है, उन्होंने कहा था कि ये लोग संविधान विरोधी है, देश विरोधी है। तो जिन लोगों से आप हमें जोड़ रहे हो वो हमें वायरस कह रहे, दहशतगर्द कह रहे, संविधान विरोधी कह रहे। तो इन सारे लोगों से मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आप लोग आपस में बैठकर तय कर लीजिए हम किसकी साइड है। अपने सवाल का जवाब दे दिया। सर एक सवाल ये भी है आपसे कि जेनजी के लिए वोटिंग का राइट 18 साल से अब 16 साल पर लाने का ऐसा कुछ आपका एजेंडा है क्या? नहीं, फिलहाल तो अभी ऐसा कोई एजेंडा नहीं है हमारा, हम उस पर अभी सोच नहीं रहे फिलहाल नहीं। एक अहम सवाल है कि अब आप देश भर दौरों पर जाएंगे विभिन्न राज्यों में? बिल्कुल बिल्कुल, सितंबर महीने से हम हमारा क्या बोलती पब्लिक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर हम हर राज्य में जाएंगे और वहां के लोगों से उनकी समस्या सुनेंगे, उनकी क्या अपेक्षा है वो सुनेंगे, और उनके इस देश को लेकर क्या सपने हैं वो सुनेंगे, समझेंगे, और उसके बाद हम हमारा फिर से एक ब्रॉडर एजेंडा बनाएंगे उन लोगों की बात सुनकर। बहुत सारा वक्त आपने यूएस में दिया है, आप वहां पे पढ़ने को थे, बेसिकली पत्रकारिता भी कर चुके हैं जर्नलिज्म से। यूएस भारत के बारे में क्या सोचता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रम्प बार बार भारत का अपमान करते हैं, मैंने समझौता करवा दिया, आप पेट्रोल खरीदिए, ऑयल खरीदिए, उनके हुक्म पर हमारा देश चल रहा है, ऐसा एक आरोप लगता है बार बार। आप यूएस में रह चुके हो, अभी 2 महीने पहले यहाँ पर आए हो, क्या सोचता है यूएस भारत के बारे में आपके नजर से? जब ये सब हो रहा था, ये ट्रेड डील जब हो रही, तब मैं यूएस में ही था और मुझे काफी खराब लगा जिस तरीके से यूएस ने हमारे ऊपर टैक्स और टैरिफ थोपा, मुझे बड़ा खराब लगा। और क्यों हमारी सरकार ने उसका अपोज नहीं किया? यूएस कहता है कि हम तुम्हारे ऊपर 18% 25% टैरिफ लगाएंगे, बदले में तुम्हारा टैरिफ 0% कर दोगे, हम लोग तैयार हो गए। यूएस ने कहा कि तुम लोग रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे, मोदी जी तैयार हो गए। और उसके बाद देखा क्या हो गया, तेल संकट निर्माण हो गया बहुत बड़ा, जो ईरान का वॉर हुआ उसके वजह से। तो कहीं ना कहीं यूएस अपने फायदे के लिए हमारे ऊपर उनके टैरिफ थोपते गए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं इस देश का फायदा छोड़कर वो अपना पर्सनल रिलेशन कैसे बना सकते हैं यूएस प्रेसिडेंट के साथ, बस उसके लिए अपने देश के फायदों से समझौता कर लिया। विदेश नीति हमारी गलत है, पूरी तरह फेल थी, पूरी तरह गलत थी। जहां पर अपने देश के फायदे यूएस के हाथों में सौंप दिए, अपने देश के साथ गद्दारी करिए। डोनाल्ड ट्रम्प जो बात कह रहे थे वो मानकर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ यूएस का फायदा देख रहे थे और नरेंद्र मोदी को ये बात पता थी कि इस डील से हमारे देश को कुछ नहीं मिल रहा है। जो रशिया हमें डिस्काउंट रेट पर तेल दे रहा है, यूएस कौन होता है हमें बताने वाला हम किससे तेल खरीदे किससे नहीं? हमारी सोवरेनिटी है ना, हम आजाद मुल्क है या नहीं है? तो एक आजाद मुल्क होने के नाते हम तय करेंगे ना हम किससे तेल खरीदेंगे किससे नहीं। यूएस कौन होता है, डोनाल्ड ट्रम्प कौन होता है हमें बताने वाला कि हम किससे तेल खरीदें? यूएस कौन होता है हमें बताने वाला कि तुम तुम्हारे टैरिफ 0 कर दो? अगर यूएस हमारे ऊपर 18 या 25% टैरिफ लगा रहा है, हम क्यों नहीं लगाए? तो नरेंद्र मोदी को किसने चुना था, किसने प्रधानमंत्री बनाया?
क्या वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से प्रधानमंत्री बने या इस देश की जनता की वजह से प्रधानमंत्री बने? तो नरेंद्र मोदी ने देश के इंटरेस्ट को, देश के फायदों को एक तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को सौंप दिया था पूरी तरीके से। और यूएस में जितना भी मैं सुन रहा था एनालिस्ट को, जितना भी समझ रहा था, जो न्यूज में देखा करता था, उसमें बार बार यही एक चीज कही जाती थी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को एक्सप्लॉइट करा है इस ट्रेड डील से, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को एक तरीके से गोल गोल घुमाकर यूएस का फायदा करवा लिया है। तो ये एक भारतीय होने के नाते जो वहां रह रहा था, मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। और यूएस में रहने के बावजूद मैं इस चीज पर बोलता था, मेरे ट्वीट आप खोलकर देख लीजिए, मैं तब भी बोलता था कि नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप की इतनी ज्यादा नहीं सुननी चाहिए। नरेंद्र मोदी को अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, ना कि डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती बचाने के बारे में सोचना चाहिए। अगर मैं यूएसए में रहकर उनके खिलाफ बोल सकता हूँ, तो नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, तो वो क्यों नहीं बोल पाए? मुझे तो वो लोग डिपोर्ट कर सकते थे, मुझे तो वो लोग वहां पर मतलब मेरा वीजा रिवोक कर सकते थे। ये रिस्क होने के बावजूद भी मैंने बोला कि ये जो ट्रेड डील है वो देश के लिए घातक है हमारे, और इंडिया को इससे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। इंडिया ने इस डील के लिए अग्री नहीं करना चाहिए और मोदी जी को ऐसे सरेंडर नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप रहे, जो जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते गए, जी यस सर, जी यस सर, जी सर, जी सर करके सारी डिमांड्स जो यूएस की थी वो मान ली। और बदले में हमें क्या मिला? बदले में हमें कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी, देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आपके आंदोलन से जुड़े बहुत से लोगों से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। आपसे कुछ बात हुई फोन पर या आपको मिलने का प्रस्ताव वगैरह कुछ आया है? नहीं, मेरी उनसे तो बात नहीं हुई, लेकिन पवन खेड़ा जो जी थे, जो आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस और राहुल गांधी जी ने भेजा हुआ है और आप लोग, आपके आंदोलन के साथ हम पूरी तरह खड़े हैं। तो मेरी पवन खेड़ा जी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि जो आंदोलन है, जो मुद्दा है, उस पर वो पूरी तरह वो साथ है। क्या आप राहुल जी से मिलने को जाएंगे? अगर अपॉर्चुनिटी होती है तो जरूर मिलेंगे, क्योंकि मिलने में क्या दिक्कत है? हमने तो कहा था कि हम बीजेपी वालों से भी मिलने के लिए तैयार है, लेकिन अब डिपेंड करता है, जो मिलने के लिए तैयार होगा हम उनसे मिल लेंगे। अभिजीत, देश में हर जगह हिंदू मुस्लिम और धार्मिक पोलराइजेशन बढ़ चुका है। पिछले 12-15 सालों में हमने देखा है। देश के प्रगति में बहुत बड़ा रोड़ा है। क्या सोचते हैं हम इस पे से निकलने के, क्या प्लान है आपके पास? देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो हमारे देश की राजनीति का जो फोकस है, जो नैरेटिव है, जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, वो बदलना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 10-12 साल से हम क्या देख रहे हैं, इलेक्शंस में क्या बयानबाजी होती है। यूपी में कहते हैं क्या, या शमशान होना चाहिए या कब्रिस्तान होना चाहिए। महाराष्ट्र में क्या आकर कहते हैं, बटेंगे तो कटेंगे। इन बयानबाजियों से क्या देश की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होने वाली है? क्या जो लोग बेरोजगार हैं, क्या उनको नौकरी मिलने वाली है? क्या सड़कों पर जो गड्ढे हैं वो ठीक होने वाले हैं? क्या जो इस देश में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतना खराब है, क्या वो ठीक होने वाला है? तो कहीं ना कहीं बस अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए लोगों को जानबूझकर 10-12 साल से बांटा गया है जाति और धर्मों में। और उसी के कारण हमारी सरकार की जो प्रायोरिटी, वो कभी जॉब्स पर नहीं रही, कभी एजुकेशन पर नहीं रही, कभी हेल्थ फैसिलिटीज पर नहीं रही, वो हमेशा इसी पर रही कि कैसे वापस से दोबारा सरकार में आ सकते हैं। तो उसे बदलना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं आगे का सोचना पड़ेगा, ना कि 300 साल पहले क्या हुआ था, 300 साल पहले कौन आया था, उसने क्या किया था। अरे उसने जो किया वो सबको पता है, इतिहास में दर्ज है, किताबें है उसके बारे में। तुम लोग क्या कर रहे हो वो बताओ ना, और तुम लोग आगे क्या करोगे वो बताओ। बताओ कैसे जॉब्स मिलेंगी, बताओ एआई के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है। एआई की वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब्स जाने वाले, तो उसके लिए आप क्या, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो? और एआई से जॉब्स जाएंगे, लेकिन एआई के साथ और नई अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी, तो उसको लिए आप जो अभी यंग लोग हैं उन लोगों को कैसे तैयार करेंगे? कोई बात ही नहीं कर रहा है इस पर। इसका मतलब आप मन की नहीं, आप काम की बात, बिल्कुल काम की बात होनी चाहिए यार। मतलब मन की बात भी, उसमें भी एक ही इंसान के मन की बात थोड़ी ना चलेगी, पब्लिक के मन की बात होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल, मैं इस मुलाकात को समाप्ति की ओर ले जा रहा हूँ। देश की जेनजी, देश के युवा, देश के बुजुर्ग, देश के बड़े और देश की माँ बहनें सब आपको सुन रही है इस वक्त। आपका मैसेज उनके लिए क्या रहेगा? मेरा तो सबसे पहला मैसेज सभी के लिए ये है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जितना भी प्यार और समर्थन दिया। आपके प्यार और समर्थन के बिना ये आंदोलन सक्सेसफुल नहीं होता, इस्तीफा नहीं मिलता। और आप लोगों ने वो चीज कर दिखाई है जो किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को आज तक उनसे हुई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इस्तीफा हमारी सबसे बड़ी जीत नहीं थी, हमारी सबसे बड़ी जीत थी जहां पर हमने हमारे अंदर के डर को खत्म किया। हमारे अंदर के डर को खत्म करके हमने इस सरकार से सवाल पूछा, जवाबदेही मांगी और हमें जवाबदेही मिली। तो सभी लोगों से मैं यही अपील करता हूँ, आप डरिए मत। ये आपका देश है,
और आपका देश एक डेमोक्रेसी में किसी को भी अपनी बात रखने से, सरकार से सवाल करने से डरना नहीं चाहिए। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रातों रात किसी को भी हीरो मत बनाइए। जब हम रातों रात किसी को हीरो बना देते हैं तो हम एक बहुत ही गलत चीज सेट करते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। क्यों हम किसी को अपने से ज्यादा बड़ा मानते हैं, क्यों हम किसी को अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हम उसी की नजरों में खुद को छोटा बना देते हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इसी के कारण हमारे देश की हालत खराब है, क्योंकि हमने एक इंसान को सारे लोकतंत्र से बड़ा बना दिया, पूरे देश से बड़ा बना दिया, संविधान से बड़ा बना दिया था, जो इंस्टीट्यूशन से उनसे बड़ा बना दिया था। वो नहीं होना चाहिए, वो गलती दोबारा मत करिए। तो हमारे साथ थे जेनजी के नेता अभिजीत तिपकी। मैं अनवर, दैनिक भास्कर, छत्रपति संभाजीनगर। दैनिक भास्कर।